हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो के भी देखिए, आज हम सीटेट का जो दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, देखिए उसका हम प्रीवियस ईयर का वीडियो लेते आ रहे हैं। तो हम सीडीपी का आपका हम 7-8 डे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डाल दिए थे, लेकिन आज हम मैथ का लेके आए हैं। देखिए 16 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो पेपर 1 का हम मैथ लेके आए हैं 16 दिसंबर का। समझे, इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी 15 क्वेश्चन पैडागोजी का और 15 क्वेश्चन जो आपका कंटेंट आया था वो 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समझे, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है। समझे, एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये सीटेट के सिलेबस से ही आया है। तो सिलेबस जो इस बार जो दिसंबर 2022 में एग्जाम होगा, सेम वैसा ही पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। पैडागोजी का भी आपको समझाएंगे और कंटेंट भी समझाएंगे। तो चलिए, मैथ का 16 दिसंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सिंपल ही 1 to 5 में क्वेश्चन पूछता है, उतना टफ तो पूछता नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर। मैथ आपका 31 नंबर से स्टार्ट होता है। 1 से 30 तक आपका सीडीपी रहता है, समझे, और 31 से लेकर 60 तक आपका मैथ रहता है। पहला क्वेश्चन है कि सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, 11 जोड़े, देखिए जोड़ा मतलब 2 होता है, एक में 2 मतलब एक जोड़ा मतलब 2 से हो गया, तो 11 जोड़े है तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े तथा तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं, तो सिराज के पास रसोई में कितने सेब है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। कह रहा है कि पहली पंक्ति में तो 11 दूना 22 हो जाएगा, उसका दूसरी पंक्ति में 22 बोला है तो 44 हो जाएगा, तीसरी पंक्ति में 33 है तो 66 हो जाएगा। इसको टोटल को जोड़िएगा तो 22, 44, 66, 66, 132 होता है। समझे, यानी सिंपल एक क्वेश्चन था, आप इसको आराम से बना सकते थे। समझे, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिले सिंपल देता है। देखिए मैथ जो 1 to 5 में पूछता है आपका कंटेंट से, वो कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। जिनको जोड़ घटाव गुना भाग आता है वो आराम से बना देंगे। समझे, तो क्वेश्चन ईजी है कि पहली पंक्ति में क्या बोल रहा है 11 जोड़े सेब है, दूसरी जोड़े अब मान लीजिए 11 दर्जन दे देता है, तो एक दर्जन में आपको मालूम होना चाहिए 12 होता है। तो ऐसे क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है ये तो सबको पता रहता है। तो ये सब चीज़ें पूछे तो आप आराम से कर सकते हैं। तो समझे, तो 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा। समझे, तो वो पूछ रहा है कि सिराज का, आप पूछ देता वही क्वेश्चन कि सिराज के पास कितने जोड़े सेब है, तो आपका 66 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ कुल सेब पूछ रहा है तो आपका 132 हो जाएगा। समझे, यानी 31 का 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा तब आंसर कीजिएगा, ना तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। समझे, दूसरा क्वेश्चन 32 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। समझे, पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिएगा। आप लोग जानते होंगे एक भाज्य संख्या होता है और एक अभाज्य संख्या होता है। समझे, देखिए सिंपल बात समझिएगा, इसके बीच थोड़ा हम बता देते हैं भाज्य अभाज्य के बारे में, तभी क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए एक होता है अभाज्य संख्या, दोनों का डिफिनीशन बता देते हैं। एक होता है भाज्य संख्या, समझे, एक को कहते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। समझे, अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका डिफिनीशन है वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो। समझे, वैसी संख्या क्या हो जिसका 2 गुणनखंड हो, या वह स्वयं और एक को छोड़कर किसी संख्या से भाग न लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। दो तरह से इसका डिफाइन कर सकते हैं आप। एक तो कर सकते हैं क्या कि वह संख्या, इस हम नोट भी कर लीजिएगा, करना होगा तो, वह संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या से भाग न लगे, समझे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, या दो गुणनखंड का मतलब होता है कि वह दो गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि जैसे 7 मान लीजिए अभाज्य संख्या आपका है, तो इसका 2 गुणनखंड कौन होगा, 1 और 7 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, यानी स्वयं और एक, उसका 2 ही गुणनखंड होगा। समझे, तो आप डिफिनीशन बता सकते हैं आराम से कि वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, या ऐसे ही बोल सकते हैं जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। समझ गए। इसमें कह रहा है भाज्य संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, कितना 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो या फैक्टर हो, और क्या हो कि
वो स्वयं और एक के अलावा और कोई भी दूसरा संख्या से भी कटे, समझे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए आप जानते होंगे एक का एक ही गुणनखंड होता है, इसीलिए एक क्या होता है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, समझे। तो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 जो होता है ना वो आपका सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। याद रखिएगा इस चीज को, 2 जो है ना सबसे छोटी क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, और 4 क्या है, आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे। 4 क्या है, आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या है। पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है, समझे। और सबसे बड़ी क्या है कि आपकी बड़ी तो इन्फिनिटी होता है, वो तो छोड़ दीजिए। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पूछता है कि 2 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 2 सम संख्या है, तो 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 नहीं 3 होगा, क्योंकि 2 आपका सम संख्या है, समझे। एक और चीज याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही सम है ना, तो बाद बाकी सब कितना है, आपका विषम है, समझे। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, 2 को छोड़कर जितना भी अभाज्य संख्या है सब क्या है, विषम है, लेकिन 2 आपका क्या है, सम है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। देखिए आपको बताया ना कि 2 क्या है, सम संख्या है, सभी नहीं है। 2 को छोड़कर रहता तब आंसर आपका सभी हो जाता, कि 2 को छोड़कर कहता सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तब आपका सही हो जाता है स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, करा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तो ये गलत हो गया, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या। देखिए एक अंक वाला 5 कैसे आपका अभाज्य संख्या है, आपका 2 भी होता है, आपका 3 भी होता है, समझे, 2 भी है 3 भी है, समझे। तो 5 केवल 5 अभाज्य संख्या कैसे है, फिर उसके बाद आपका 5 है, फिर उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, समझे। तो कह रहा है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 केवल नहीं है, समझे, 4 ही आपका है, समझे। ये क्या है, 4 ही आपका क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, समझे। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि अभाज्य संख्या एक अंक वाली केवल 5 ही, एक अंक वाला बोल रहा है, तो एक अंक वाला आपका केवल 5 वो कैसे है, 5 वो नहीं है, आपका कौन कौन है, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है, तो नहीं आपका 2 भी है 3 भी है, एक मतलब 5 बोल रहा है कि 5 जो है ना वो खाली एक अंक वाली वही एक अभाज्य संख्या, और बाद बाकी कोई नहीं है। तो 1 2 भी है 3 भी है, आपका 7 भी है, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि अभाज्य संख्या परिमिति रूप से अनेक है। देखिए अब परिमिति मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। देखिए कोई चीज में जब फिक्स हो जाता है ना तो उसे परिमित कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। परिमिति कहते हैं, और जो फिक्स नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल के तरफ पूछ देते हैं, कहेगा कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या बताइए, तो इसमें आप निकाल लीजिएगा तो ये परिमिति हो जाएगा, समझे, परिमिति याद रखिएगा। यानी जिसमें फिक्स आप डाटा निकाल सकते हैं वो होता है परिमिति, या जिसकी गणना आप कर सकते हैं उसे बोलते हैं परिमिति, और जिसकी गणना नहीं करते हैं उसे अपरिमिति बोलते हैं, समझे। तो देखिए जैसे आप कह देगा कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय मतलब सेट होता है, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में बताइए कि कितना आपका सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा, तो ये आप गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटी है, पते नहीं है कितना है, इसीलिए आपको वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमिति हो जाएगा। तो यहीं पर वो क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य संख्या अपरिमिति रूप से अनेक है, एकदम सही बात है, उसको आप गिन नहीं सकते हैं कितना है अभाज्य संख्या, समझे। तो वो आपका इन्फिनिटी तक चल जाएगा, समझे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सही स्टेटमेंट है। देखिए परिमिति मतलब होता है कि जिसे आप गणना कर सकते हैं, डाटा फिक्स दे दे उसमें आप गिन सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परिमिति बोलते हैं, समझे। लेकिन एक बोलेगा सेट में, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोल देगा, समुच्चय मतलब सेट होता है, तो वहाँ पर आपको गणना करना, मान लीजिए यहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपका 2 से लेकर विषम संख्या क्या है ना,
अब मान लो यहाँ पर लिख दिया इन्फिनिटी, बताओ इसमें तुम गणना कर पाओगे कि कितना इसमें आपका अभाज्य संख्या है। तो इसे बोलते हैं अपरिमति, यानी जिसका हम गणना नहीं कर पाते हैं उसे अपरिमति बोलते हैं। अब 2 से मान लीजिए यहाँ दे देता 15 तक दे देता, तो इसका गणना हम कर लेते, तो इसे या 1000 तक दे दे तो इसका हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका हो जाएगा परिमति, यानी डाटा फिक्स कर देगा तो आपका परिमति, डाटा पता नहीं चलेगा तो उसे अपरिमति। तो ये भी आपका सही है। चौथा है आपका कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एकदम सही बात है। आपको बताएं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुण, आप 7 लीजिए, 7 किससे कटेगा, 1 और 7 से। 13 ले लीजिए, 1 और 13 से कटेगा, समझे, 1 और 13 से। लेकिन मान लीजिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, देखिए कौन कौन से कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, इसका 2 से अधिक है। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है केवल 2 होता है, यानी आपका आंसर इसमें 1 और 2 गलत है, 1 और 2 गलत है, 3 और 4 सही है। देख लीजिए कौन स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका 3 और 4 सही है। देख लीजिए 3 और 4 किसमें है, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे। यानी देखिए ऐसे ही ऑप्शन को आपको छांटना है, तो 32 का आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि इतना चीनी, मान लीजिए इतना बच्चा को इतना ग्राम चीनी देना है, इतना चीनी है, तो बताइए कितना बच्चा को मिलेगा। तो कुछ नहीं का, जो बड़ा डिजिट रहता है ना उसमें छोटा डिजिट से भाग दे देते हैं, समझे। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल के NS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला लिया, यानी 3/4 ग्राम के केजी क्या किया, चीनी देने का फैसला किया, समझे। एक प्रयोजक ने उन्हें इस काम के लिए 28.1/2 यानी 28.1/2 चीनी मिली उसको, यानी बोल सकते हैं कि 28.5 किलो उसको चीनी मिला। तो कितने बच्चों की यह चीनी बांट सकता है, समझे। तो देखिए इसको हम बताए थे, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है कि जितना बड़ा डिजिट रहता है उसमें हम छोटा डिजिट से, तो बड़ा डिजिट ही ना 28 किलो है, ये तो 3/4 kg है। तो आपको क्या करना है कि 28.1/2 को हम पहले बदल लेंगे अथी में, तो 28 दूना क्या हो जाएगा 56, 56 57/2 हो जाएगा। इसे गुना होता है ना, गुना करके इसको 1 जोड़ देते हैं, आपको चेंज करने आता होगा। तो 57/2 आपका क्या हो गया, चीनी हो गया, समझे। 57/2 अब भग्गा दे देना है, 3/4 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा उतना बच्चा को यह चीनी बांटा जा सकता है। काट दीजिए इसको, 57/2 गुन्ने, देखिए जब भाग में भी बट्टा रहता है तो पलट जाता है, आप लोग जानते होंगे। 3/, तो 3 कहाँ चल जाएगा आपका, 4 ऊपर चल जाएगा, और 3 कहाँ चल जाएगा आपका नीचे चल जाएगा, जानते होंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है, अब बट्टा में 3/4 लिखा है, तो 1/2 तो वही रहेगा, लेकिन ये जो है ना 3 जो नीचे चल जाता है, यानी नीचे पलट जाता है, और 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, समझे। तो ऐसे बनता है, तो वही चीज़ यहाँ पलट गया है। तो देखिए काट दीजिए इसको, 2 से 2 कट जाएगा, 19×57 यानी 38 बच्चा को ये क्या होगा, ये चीनी बांटा जा सकता है, समझे। ऐसा जहाँ भी क्वेश्चन है, समझे, ऐसा जहाँ भी आपका क्वेश्चन है, इसमें एक चीनी वाला भी क्वेश्चन एक पूछता है कि इतना बच्चा को मतलब ये तो आपका चीनी देना था, एक खाना भी देने वाला मतलब तरह तरह का इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें कुछ नहीं करने, एक बार हम क्वेश्चन बताते हैं। इसे 23 तारीख को सेट में पूछा था कि क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो मतलब क्वेश्चन था, ऐसे था क्वेश्चन कि 2.3/4 kg चीनी को और इतना, और कह रहा है इतना और 3.1/4 किलो चीनी के पैकेट को क्या करना है कि 1/8 किलो चीनी में कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, यानी कह रहा है 1/8 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि दोनों को जोड़ के इतना से भाग दे दीजिएगा तो नहीं आंसर आ जाएगा, यानी इतना केजी टोटल चीनी को क्या करेंगे, टोटल चीनी कर देंगे, फिर इतना से भाग, इसको कर दीजिए, सिंपल बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा तो 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8×3 11/4 हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा, प्लस इसको कीजिएगा तो 12×1 13/4 आ जाएगा, जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा 24/4 हो जाएगा।
24/4, अब भागा दे दीजिए तो पलट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 चल जाएगा, यानी 2, समझे, यानी 48 को क्या हो जाएगा, इसमें आपका चीनी का पैकेट बनेगा, समझे। तो ऐसा टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ नहीं करना है ऐसा क्वेश्चन में, समझे। जैसे दिया है ना कि स्कूल के NS इकाई के प्रत्येक जरूरतमंद को 3/4 किलो चीनी देने का फैसला किया गया है, तो एक प्रयोजक ने उन्हें इस प्रकार से बताया कि 28.1/2 किलो चीनी मिली, यानी उसको 28.1/2 चीनी, उसको आप अथी में बट्टा में बदल लीजिए, आप फिर क्या कीजिए कि उतना से भाग दे दीजिए, आपका वही आंसर। कुछ नहीं करना है, जो ज़्यादा डिजिट रहता है उसको क्या ऊपर में लिखते हैं, यानी नीचे में क्या करते हैं, उतना से भाग दे देते थे। 57/2 आया था ना आपका, उसमें कितने से भाग दे देंगे, 3/4 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका। ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी मिले ऐसा ही बनाना है, समझ गए। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि देखिए पूर्णांक के संबंध में क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा समझिएगा, पूर्णांक क्या होता है, ये सब चीज़ याद रखिएगा, नहीं तो आप फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझिए। तो इससे पहले वाला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है, तो इसका आंसर आपका आया था 38 आया था, 38 से ना आया था, 19 दूना 38, यानी 33 का 1 नंबर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पूर्णांक के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन सा कथन सत्य है या नहीं। अब देखिए जहाँ भी पूर्णांक का बात होता है, तो पूर्णांक में जानते होंगे आप लोग, पूर्णांक ऐसे होता है आपका, उसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है, धनात्मक संख्या भी होता है, जीरो होता है। यानी पूर्णांक को हम ऐसे लिखते हैं, आप लोग जानते होंगे, समझे, यानी इन्फिनिटी तक, फिर ऐसे ही चलता है -1 -2, मतलब ऐसे इन्फिनिटी तक, समझे। तो इसे कहते हैं पूर्णांक, समझे। ये में इसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, जब जीरो को शामिल कर दीजिएगा तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है, समझे। और पूर्णांक क्या होता है कि इधर भी नेगेटिव वर्ड भी उसमें रहता है, पॉजिटिव वर्ड भी रहता है, यानी नेगेटिव संख्या भी, यानी नकारात्मक ऋणात्मक संख्या भी रहता है, धनात्मक संख्या रहता है और जीरो भी रहता है, समझे। तो तीनों शामिल रहता है। तो पूर्णांक के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग गलती कर लेते हैं, समझे। तो आपको गलती नहीं करना है, समझना है। देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। देखिए प्राकृत संख्या पूर्णांक सब में अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए आप लोग जानते होंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं, यहाँ पर -1 क्या है, बड़ा है, -2 छोटा है, समझे। देखिए जीरो के नज़दीक, देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें होता है उल्टा, माइनस वाला में कि जितना आपका बड़ा डिजिट होगा उतना छोटा डिजिट होगा, समझे। बात समझे कि नहीं समझे। इधर बढ़ता है, इस साइड बढ़ता है, तो जितना ही बढ़ेगा ना उतना क्या होगा, माइनस में मान लीजिए आप किसी 1 रुपया, आप मान लीजिए आप किसी से 15 रुपया पैंचा लिए, कोई 1 रुपया लिया, तो क्या हो गया, कौन ज़्यादा मतलब पैंचा मतलब अथी लिया है, मतलब पैसा लिया है। यहाँ पर माइनस मतलब समझिए कि आप उसी से लिए हैं, समझ गए। तो याद रखिएगा -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है, समझे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल आपको बैठा के इसको बता रहे हैं। कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव सदैव मतलब हमेशा संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। जैसे मान लीजिए -1 गुना -2 करते हैं, समझे, चाहे सोचे 2 कर देते क्योंकि ये भी तो है, तो क्या आएगा, ये माइनस आपका 2 आएगा। बताइए ये आपका आया है, इसको सर्टिफाइड कर रहा है। यहाँ पर तो बोल रहा है दोनों संख्याओं से क्या होता है कि आपका बड़ा होगा ना, तो बराबर 2 तो आपका बड़ा है, 2 क्या है आपका बड़ा है, यहाँ -2 आ गया। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक नहीं होता। हाँ यहाँ प्राकृतिक संख्या का था तब सही हो जाता, समझे। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 गुना 2 करते तो हमेशा क्या आता है, उससे क्या आता, तो वही नहीं लग रहा है कि दो संख्याओं गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक आता है। तो ये तो अधिक आ गया, तो एकदम सही बात है। या मान लीजिए 1 गुना हम जीरो तो नहीं होता, 1 गुना 1 भी करते तो 1 आ जाता, ये बराबर होता। लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के संदर्भ में पूछता तब ये कथन सही हो जाता, समझे। यहाँ पूर्णांक है तो पूर्णांक में तो माइनस ना होता है, माइनस क्या करता है, यानी हम लिख दिए -2 गुना 2 तो -4,
समझे। तो इससे क्या है, छोटा ना हो गया ये संख्या, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। समझे। बोलता है कि बराबर हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं, छोटा भी हो जाते हैं, तब यहाँ ऑप्शन सही हो सकता था। समझे। अगला है कि दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर उससे अधिक होता है। हम जोड़ कर ही बता देते हैं, आपका पूर्णांक के संदर्भ में है। तो समझे, -2 और आपका मान लेते हैं -4। समझे। सॉरी -2 -4, तो इसको कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। बताइए, तो दोनों संख्या से क्या है कि बहुत छोटा आ गया, यानी ये भी कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दोनों से छोटा ना है, -2 और -4, पूछे कौन छोटा है, तो आप बताइएगा ना -4, तो -2 से छोटा आ गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। प्राकृत संख्या के लिए सही हो सकता है कि कोई भी दो संख्या का आप जोड़िएगा तो संख्या का हो सकता है बराबर आएगा। जैसे 0 और मान लीजिए 1 जोड़े तो 2 आ जाएगा, यानी क्या होता है उससे मतलब ज़्यादा ही आता है। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी स्टेटमेंट आपका पूर्णांक संख्या के संदर्भ में गलत है। समझे। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों ए और ब दोनों असत्य है। समझे। यानी 34 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, थाली अ, थाली ब और थाली स। रिंकी जो देखिए एक भूलौल क्वेश्चन से पूछता है। समझे। तो आप भुलाइएगा नहीं, आप समझिए क्वेश्चन। थाली कह रहा है अ, थाली हम अ लिख देते हैं, यानी ब कह रहा है तो ब लिख देते हैं, फिर स तो स। समझे। थाली अ में केवल 1 गो जलेबी है, थाली बी में कै गो है, 5 गो है, और इसमें क्या है जलेबी उसके बाद है कल थाली 100 में 3 जलेबी है। समझे। तो कह रहा है कि वह तीनों थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कहीं कह रहा है कि तीनों में बराबर थाली में कैसे जलेबी रखेगा, तो वो बोला है कि कैसे हम रखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ में से हम 5 में से मान लीजिए 2 निकाल देंगे, इसमें से 2 निकाल देंगे तो 2 कर देंगे, इसमें दे देंगे 3 हो जाएगा, इसमें से 2 निकला 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, यानी बराबर तो कह रहा है। यानी थाली बी में से क्या करेंगे, हम 2 जलेबी हटा देंगे तब ना बराबर होगा। तो थाली ब में से केवल 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रखना है। यही आपका क्या हो जाएगा, 35 का 1 नंबर। देखिए भुलौल क्वेश्चन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। तो थाली ब में से हम 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रख देंगे। समझे। 35 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको और भी करके देखिए, थाली ब और थाली 100 में से 1 जलेबी उठाइएगा, थाली अ में रखना, तो कहाँ से होगा, एगो 3 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा, एगो 4 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा, ये सब ऑप्शन में बैठाया कर लीजिएगा। आपका ये भुलौल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आता है। 35 का क्या आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तन, यानी एलसीएम x और y के लघुत्तम समावर्तन का आधा है। देखिए, यानी कह रहा है कि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तन, तो कटने वाला नहीं है, तो 7 तक तो 42 हो जाएगा आपका। 6 और 7 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम क्या होगा, आपका 42 हो जाएगा। और जो एक्स वाई का लघुत्तम का कह रहा है आधा है, यानी एक्स वाई का आधा, यानी कितना होगा आपका 84 होगा। ये 42 आ गया, यानी इसका कह रहा है आधा, यानी एक्स वाई का क्या है, आपका एलसीएम है। समझे। जो आपका 84 है वो किसका एलसीएम है। ये सब भुलौल क्वेश्चन है, ये सब दिमाग का क्वेश्चन है, रीजनिंग आप पढ़ते हैं ना उसे ही क्वेश्चन है। यानी कह रहा है कि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक जो है ना, वो एक्स वाई के लघुत्तम समावर्तक का क्या है, आधा है। समझे। यानी एक्स वाई का 84 होगा तब ना इसका 42 होगा। समझे कि नहीं समझे। तो इसका पता चल गया कि एक्स वाई का लघुत्तम समावर्तक कितना है, आपका 84 है। समझे। इस कॉमन सेंस का क्वेश्चन है सब चीज़। समझे। तो कह रहा है, पढ़ते हैं, आधा है, यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा। समझे। आपको 84 पुराना है, क्योंकि देखिए 42 है और इसका आधा जो है 84 का आधा, तब ना 42 आएगा। आधा बोल रहा है एक्स वाई का, जब यहाँ पर y का मान दे दिया, यानी x और y जो इसका एलसीएम आपका कितना आ गया, 84 आ गया। तो देखिए सिंपल आपका क्वेश्चन है। तो देखिए एक आ गया 12, तो देखिए अब आपको 84 पुराना है, तो 12 और किसका हम गुना करेंगे कि 84 हो जाएगा, बाई ऑप्शन बनाना होगा। तब 12 छक कितना होता है, 72, ऑप्शन होगा नहीं। 12 में 24 से गुनेंगे, ये भी नहीं होगा। 12 में 18 से कीजिएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 12 में 7 से गुना कीजिएगा ना, 12 गुना 7 कीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका
84 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में भी बहुत चीज छुपा हुआ है, समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 का 4 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 और 7 कैल्शियम, कह रहा है 6 और 7 कैल्शियम आप जानते होंगे, इस तो कटेगा नहीं, 6 और 7 का निकालिएगा तो कटेगा नहीं, तो क्या कीजिए दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं, तो 7 छक 42। यहीं पे कह रहा है कि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक एक्स वाई के लघुत्तम समावर्तक का आधा है। अरे आधा है तो ई 42 है, तो इसका दुगुना होगा कि नहीं होगा? तब ना इसका आधा 84 होगा, तो 84 का आधा तब ना 42 होगा। यानी एक्स वाई का लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया? 84 आ गया। तो एक्स का मान 12 दे दिया है, तो पूछ रहा है कि वाई का मान, तो वाई का मान होगा मतलब वाई, एक्स का मान 12 दे दिया है, तो वाई का मान क्या होना चाहिए? तो वाई कितना होना चाहिए? तो सिंपल क्या है कि 12 तब ना 7 से, तो 12 7 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका? 84 है, तब ना आपका पूरेगा। तो 12 में 7 से गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा? 36 का 1 नंबर हो जाएगा। सिंपल है, भारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इतना का सबसे अच्छा संकीर्तन कौन सा है? देखिए जहाँ भी संकीर्तन वाला बात करें ना, उसमें एक दिमाग आप लगाइएगा। सिंपल दिमाग क्या लगाइएगा? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दे देगा 59 और मान लीजिए आपका दे दिया 90 दे दिया, समझे? तो पूछेगा कि कौन सबसे मतलब कौन इसमें कह देगा इसमें सैकड़ा के निकट कौन है, समझे? इसमें कहेगा कि सैकड़ा के निकट कौन है। देखिए तो होता क्या है कि हम सैकड़ा लेते हैं, जैसे 59 90 दिया है ना, तो या तो आप 5900 कर दीजिए, या आप इसको क्या कीजिए 6000 कर दीजिए, यही ना कर सकते हैं। दो तरह का आप चेंज कर सकते हैं, या तो क्या कीजिएगा 5900 कर दीजिएगा इसको, या कीजिएगा 6000 कर दीजिएगा, समझे? तो देखिए क्योंकि सैकड़ा में पूछ रहा है, तो देखिए इसका सबसे, या इसको मान लीजिए दे देता कि इसको 1000 के रूप में सबसे संकीर्णतम कौन होगा, समझे? 1000 के रूप में सबसे संकीर्णतम कौन होगा? तो आप क्या करते, या 5000 करते, या इसको क्या करते 6000 करते। दो गो चीज़ होता है। देखिए देखा जाता है कौन किसके नज़दीक है, समझे? नज़दीक वाले चीज़ को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हमको 1000 करना है, बोले सॉरी सैकड़े में पहले आते हैं, तो सैकड़ा कीजिएगा तो इसमें 10 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें 6000 हो जाएगा। लेकिन 90 घटाइएगा तब आपका क्या हो जाएगा? 59 होगा, समझे? तो नज़दीक सबसे संकीर्णतम इसके नज़दीक कौन होगा? 6000 होगा कि आपका ये 5900 होगा? तो आप बोलिएगा कि नहीं 6 हो जाएगा। तो इसका सबसे 5990 का जो सैकड़ा में जो सबसे संकीर्णतम होगा वो कौन हो जाएगा? आपका 6000 होगा। वैसे ही आपका 5990 का संकीर्णतम में 1000 में कौन हो जाएगा? आपका 6000 होगा। आपका 5000 नहीं, इसमें इतना घटाना होगा, इसमें सिर्फ 10 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ देखिए, कहाँ जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, जैसे आपका बोल देगा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कहेगा कि 1050 जो है 50 जो है कि 1000 मतलब 1000 में सबसे संकीर्णतम कौन है? तो 1000 में है तो या 1000 सबसे संकीर्णतम होगा, या आपका 2000 होगा। तो 1000 सबसे संकीर्णतम में आ जाएगा, 50 से घटाएंगे तो 1000 पुर जाएगा। यहाँ बहुत जोड़ना होगा, तब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा। सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी है, कराए निम्नलिखित में कौन इतना इतना का सबसे संकीर्णतम कौन होगा? सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें अब दिमाग आपको लगाना है। देखिए अच्छा एगो चीज़ बताइए, अब देखिए हमको 2.9 दिया है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर क्योंकि संख्या में दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, तो देखिए हमको 3 पुराना होगा। मतलब मान लीजिए हमको संख्या में आना था 2.9 है, तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ 2 मानेंगे कि 3 मानेंगे? तो देखिए 90 घटाइएगा, 90 पॉइंट के बाद 9 घटाइएगा ना, तब आपका क्या आएगा? आपका 2 आएगा। 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम एक यहाँ पर क्या 1 करेंगे कि 9 घटाएंगे? तो आप बोलिएगा ना सर 1 कीजिए क्योंकि नज़दीक 1 है, समझे? तो यहाँ पर हम 2 को 3 मान सकते हैं। देखिए बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसको समझ जाइएगा ना तो आपका 1 नंबर फिक्स है, समझ गए? तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अब चलिए हमको 7.49 है, तो एगो चीज़ बताइए कि यहाँ पर हम 49 घटाएंगे तो हम कहाँ चल जाएंगे? 7 पर, और 51 जोड़ेंगे तो कहाँ चल जाएंगे? 8 पर। तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे 49 की तरफ जाएंगे। तो हम इसको क्या मतलब 49 वाला यानी कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम 7 सबसे संकीर्णतम हो जाएगा, यानी 3 गुना 7 हो जाएगा, समझे? इस का क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत आदमी फंस जाता है। फंसना नहीं है। 3 गुना 7 हो गया। अब हम 3 गुना 7 हो गया, तो इसको हम लिखते हैं, रुक जाइए। 3 गुना 7 आपका आ गया था, रुक जाइए, 3 गुना 7 आ गया था।
अब नीचे आते हैं 11.51 है, तो आप 51 घटाइएगा तब आप 11 तक जाइएगा। अब 52 इसमें 49 जोड़ दीजिएगा, यानी 51 और 49 को न दिख जाएगा तो आपका 49 वाला जाएगा, तो यानी इसको हम 12 मान लेंगे, समझे, क्योंकि आपका संख्या में पूछ रहा है। देख लीजिए 3 गुना 7 गुना 12 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 3 गुना 7 गुने 12, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन सबसे बेटर है। समझ गए होंगे, एकदम ईजी वे में समझा दिए हैं, इससे आसान कुछ नहीं होगा आपका। यानी जहां भी आपका ऐसा क्वेश्चन मिले सेकंडतम पूछे तो आपको रिलेशन बैठाना पड़ता है, समझे। देख लीजिए बाई ऑप्शन क्या पूछ रहा है, या 1000 जो भी में पूछे तो 2.9 था, तो हमको 3 और 2 यही आपका डिजिट बनेगा आपका प्राकृत संख्या के रूप में। तो 2 जाएंगे तो ज़्यादा अथी लगेगा, 3 जाएंगे तो जस्ट हो जाएगा, तो 3 हो गया। 7.49 था, तो 51 जोड़ेंगे तो तब 8 होगा, और 49 घटा देंगे तो आपका क्या 7 हो जाएगा, तो हम कम वाला जाते हैं तो 49 हो जाएगा। और ऐसे ही 12.51 11.11 है, तो 49 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और 51 करेंगे 49 51 घटाएंगे तब 11 हो जाएगा, तो इसको 49 की तरफ जाएंगे तो आपका 12 हो जाएगा, तो यानी 3 गुना 7/12 यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आप ऐसा ही बनाइएगा। 37 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जया पहली कक्षा में, मतलब आपका 38 नंबर, कि जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम का कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक ऐसी आकृति वाली वस्तु उठाने को कहा, उसने उठाया घड़ी की मोमबत्ती, तो घड़ी के बैटरी जो होता है आपको लोग पता है कैसा होता है, बेलनाकार टाइप का होता है। फिर आपका एक स्टील का गिलास, मोमबत्ती और स्टील का, मोमबत्ती आपका क्या होता है, बेलनाकार होता है, स्टील का गिलास भी बेलनाकार होता है। तो उन सभी वस्तुओं के समान विशेषता के आधार पर किस स्थान पर मिलेगा, तो वस्तुओं की ऊंचाई पर। देखिए ऊंचाई की यहाँ बात नहीं कर रहा है, तो ऊंचाई तो ऑप्शन होगा नहीं, समझे। बेलनाकार वस्तु हो सकता है, क्योंकि बेलनाकार वस्तु आपका घड़ी का बैटरी भी बेलनाकार है, मोमबत्ती भी बेलनाकार है, स्टील का गिलास भी बेलनाकार है, तो हो सकता है। वस्तुओं का भार भी नहीं दिया तो आप कैसे अंदाजे कर दीजिएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। गोलाकार वस्तु, तो ये सब तो गोलाकार है नहीं, समझे, तो यही आपका संतरा रहता तो गोलाकार हो जाता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर, बेलनाकार वस्तु है, यानी 38 का 2 नंबर हो जाएगा। देखिए ये सब बुलौल क्वेश्चन है, समझे। अगला क्वेश्चन है, देखिए घड़ी वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए घड़ी वाला समझाते हैं। आप लोग जानते होंगे घड़ी जो होता है चरखुट्टा होता है, या बोल सकते हैं गोलाकार होता है, ऐसा होता है, समझे। 2 तरह का घड़ी हो सकता है। देखिए आप जानते होंगे कि हम ये पूरा हम चक्कर काटेंगे ना, तो हम 360 डिग्री का चक्कर काटते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हम पूरा जब चक्कर काटेंगे, यहाँ से शुरू किए और फिर हम यहाँ से चक्कर करके यहाँ चले आए, तो हम 360 डिग्री का चक्कर काटे। तो आप जानते हैं घड़ी को ऐसे बांटा जाता है, आपको पता है 12 3 6 9, समझ गए। तो देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल को समझिए कि यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, और हम क्या किए, यहाँ से चलना किए, मतलब 6 बजे से चलना स्टार्ट किए, हम फिर 6 बजे पहुँच गए, समझे। मतलब 6 बजे मतलब 6 बजे तक आ गए, तो हम 360 डिग्री चले, समझे। तो क्वेश्चन करा है कि सुबह सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच एक घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूमेगी। देखिए 6 बजे से चलना स्टार्ट किया, तो देखिए 6 से 9 चलेगा ना, तो 90 डिग्री चलेगा, यानी 6 से 9 चलेगा तो कितना चलेगा। देखिए एक घंटा जो होता है ना 30 डिग्री का एंगल बनाता है, समझे। जो घंटा वाला सुई होता है वो 30 मतलब डिग्री का एंगल। जैसे 6 से 7 चलेगा तो 30 डिग्री, 7 से 8 चलेगा 30 डिग्री, फिर 8 से 9 चलेगा 30 डिग्री, यानी आपका 3 हो गया। तो जो 6 बजे से 9 बजे तक चलेगा तो कितना चलेगा, 90 डिग्री चल जाएगा। फिर 90 डिग्री कौन बनाएगा, फिर 9 से 12 चलेगा ना, तो फिर 90 डिग्री, और फिर आपका 12 से 3 चलेगा तो 90 डिग्री, तो 90 90 180 180 90 270 हो जाएगा, समझे। ऐसे भी जानते हैं कि सामने सामने जो होता है 180 डिग्री का बनता है, तो ये जो सामने होगा तो 180 हो जाएगा, फिर यहाँ 90 चलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। ऐसे भी घंटा जो होता है ना, 1 घंटा पर जैसे कहेगा 1 बजे कितना, 1 बजे मतलब 6 बजे से चलना स्टार्ट किया, और बताइए 1 बजे तक कितना डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ 180 हो गया, और 30 बनता है आपका 1 घंटा में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, तो 180 30 किया हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 6 बजे से चलना स्टार्ट किया, 3 बजे पहुँच गया, यहाँ 3 दे दिया, तो क्या हो जाएगा आपका 180 और 90 आपका 270 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन वही कहता 6 बजे चलना कि आप 12 बजे पहुंच गए यहाँ पर, समझे। यानी यहाँ पर भी देखना है, समझे, कि मान लीजिए 6 बजे कहेगा चलना स्टार्ट किया सुबह में, और बोलेगा कि रात के
12 बजे पहुंचा, रात के 12 बजे पहुंचा, तो देखिए एक चक्कर सुबह चलेगा और फिर उस शाम तक 6 बजे तक 360 डिग्री हो जाएगा। समझे, क्वेश्चन समझना है, सुबह शाम ऑप्शन देख के बनाना है, समझे। और फिर 60 90 डिग्री है, फिर 90 180, यानी आपका 360 और 180 कितना हो जाएगा, 6 14 540 डिग्री का कोण बनाएगा। समझे, यानी एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री, फिर बोला रात में बोल रहा है, तो फिर रात में 12 बजे कितना डिग्री का, तो 540 डिग्री का कोण बनाया। तो ऐसा जहाँ भी क्वेश्चन मिले ना, कुछ नहीं करना है, आपको घड़ी के रूप में बांट देना है। ऐसे सिंपल घड़ी के रूप में बांट दीजिए, ऐसे बांटिए या गोल बांट दीजिए। एक पूरा चक्कर लगाता है तो क्या होता है, आपका 360 डिग्री का कोण बनाता है, आपको पता होना चाहिए। तो घड़ी में बांट दीजिएगा ऐसे, यहाँ लिख दीजिएगा 12 3 6 9, जहाँ से स्टार्ट करें। एक और याद रखिए, 1 घंटा पर 30 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिए घड़ी में 1 घंटा पर 30 डिग्री का, तब नहीं इसमें 7 8 9, यानी इसमें 6 से 9 के बीच में 90 डिग्री का, 90 मतलब खारा होता है, देखना ऐसा ही ना होता है, खारा होता है नहीं, 90 डिग्री का कोण बना। समझे, तो 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री, 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री। समझे, इसको लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो सिंपल है। तो आपका 6 से 9 सवेरे 6 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे के बीच में 370 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 39 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्या में है का क्षेत्रफल क्या है कि 24 वर्ग सेमी है, तो इसका परिमाप नहीं हो सकता। देखिए सिंपल आप समझिएगा, आयत का जो परिमाप होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। देखिए आयत का जो परिमाप होता है ना, परिमाप वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझे, अब देखिए जब दे दिया है प्राकृत संख्या में तो माइनस का बात है नहीं, ना जीरो का बात, जीरो तो भुजा होगा नहीं। तो यहाँ पर जो भी संख्या हो, आप 1 मान लीजिए या 5, कोई भी संख्या लीजिएगा ना, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, तो दोनों का जोड़िएगा ना, तो जब 2 से गुना कीजिएगा तो याद रखिएगा कभी विषम संख्या आपका नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे, एकदम देखिए ये भी भूगोल क्वेश्चन है, दिमाग रखिएगा, क्योंकि आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का कोई भी संख्या आएगा, आपका 9 भी आएगा तो 9 में से 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा। यानी जब भी आएगा तो आपका परिमाप सम संख्या के रूप में आएगा, जब प्राकृत संख्या क्या दिया होगा, उसका भुजा दिया होगा। समझे, तो दिमाग में एकदम रखना है कि जब भी प्राकृत संख्या सम संख्या के रूप में रहता है, उसका जो आपका परिमाप जो होगा हमेशा क्या आएगा, आपका सम संख्या के रूप में आएगा, क्योंकि 2 से गुना जैसे हो जाएगा वो सम संख्या के रूप में बदल जाएगा। समझे, तो ये दिमाग में तो वही करा, कौन परिमाप नहीं हो सकता। देखिए 20 सेंटीमीटर होगा, सम संख्या है, 22 भी होगा, 25 सेंटीमीटर आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब दे दिया है यहाँ प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या दिया रहता तो अलग बात है। समझे, या भिन्न के रूप में दिया अलग बात है, वहाँ पर आ सकता था। लेकिन जब भी आपका प्राकृत संख्या दे देगा तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 होगा, तो उसमें आपका जब भी आएगा तो क्या होगा, आपका सम संख्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। तो 25 आपका विषम है, यही आंसर हो जाएगा। 28 भी आपका क्या है, सम संख्या है। समझे, तो क्वेश्चन वही चीज़ है, एकदम सिंपल है कि कौन परिमाप नहीं हो सकता है। समझे, तो आपका जब भी परिमाप होता था 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है, और जैसे 2 से गुना हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या के रूप में बदल जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग मतलब लगाना नहीं है, रॉकेट साइंस ही कुछ है नहीं। अब इसका आप जानते होंगे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी करा लंबाई गुने चौड़ाई आपका 24 दिया है। तो देखिए कबो भुजा को हम मान लीजिए, इसमें कबो भुजा लंबाई को 8 मान लेंगे, कबो चौड़ाई को 3 मान लेंगे, तब भी 24 हो जाएगा। और इसका आप निकालिएगा तो 8 3 11 दूना 22 आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर परिमाप, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। समझे, होता है ना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो सब निकाल के बता देते हैं। चलिए 2 इंटू लंबाई आपका 8 है, चौड़ाई 3 है, तो 8 3 11 11 दूना 22 हो जाएगा परिमाप। देखिए अगला मान लीजिए हम भुजा मान लेते हैं, एगो लंबाई को 24 मान लेते हैं और चौड़ाई को 1 मान लेते हैं। समझे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, इसमें 50 आपका हो जाएगा, क्या आपका परिमाप हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप मान लेते हैं 24 का, तो मान लीजिए 6 और 4 मान लीजिए भुजा, तो क्या हो जाएगा 10 10 दूना 20 आपका हो जाएगा। ऐसे मतलब हो सकता है, समझे, लेकिन आपका 25 कोण जिंदगी में नहीं होगा। जब आएगा तो आपका क्या आएगा, आपका सम संख्या आएगा, विषम नहीं आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 40 का 3 नंबर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर दूरी। देखिए ऐसा जहाँ भी क्वेश्चन है ना,
कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 4000 किलोमीटर दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 34 जितना 1 सेंटीमीटर का मान देता है ना, और टोटल जो दूरी देगा उससे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, समझे। वही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसको काटिएगा तो 8 उसके बाद हो जाएगा 8 32 बचा 2 यानी 8.5 देख ली 8.5 मीटर आपका 8.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा, समझे। यानी आपका क्या हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 8.5 सेंटीमीटर, समझे। यानी 8.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। जहाँ भी ऐसा मानचित्र वाला क्वेश्चन आता है कि मानचित्र पर एक, मान लीजिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर को, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर को निरूपित किया गया है, तो मान लीजिए आपका 1000 किलोमीटर, मान लीजिए 10,000 किलोमीटर आपका मानचित्र में कितना दूरी होगा, तो कुछ नहीं करना है, 500 से आपको भाग देना है, 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 20, यानी 20 सेंटीमीटर आपका मानचित्र में उसका दूरी होगा, समझ गए। ऐसा टाइप का भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। 1 सेंटीमीटर का जितना मान दिया रहेगा ना, उतना से क्या करेंगे हम भाग दे देते हैं, टोटल में जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा कि सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है, समझ गए। तो ये आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका 8.5 हो जाएगा, यानी 8.5 सेंटीमीटर आपका यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, समझे। यानी 41 का 1 नंबर हो 3 नंबर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर की एक दौड़ में, यानी 800 मीटर का एक दौड़ है, समझे, जिसमें एक देखिए ये भी भूगोल क्वेश्चन है। दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकेंड लगते हैं, समझे। फिर कह रहा है कि अगले 100 मीटर को करने में पिछले से 2 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं, फिर उसके आगे 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से 2 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं, यानी यह प्रक्रिया समाप्त तक चलती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अनूप था 100 मीटर दौड़ा था तो उसको 14 सेकेंड लगा था, अगला 100 मीटर दौड़ा था, यानी दूसरा 100 मीटर दौड़ा था उसमें 16 लगा, अगला 100 मीटर दौड़ा होगा तो उसमें 18 लगा होगा, यानी यह प्रक्रिया लगातार चलते गया होगा, समझे। यानी जब तक 800 मीटर वो पूरा नहीं थे, 100 200 300 मीटर दौड़ा होगा तो 18 लगा होगा, 400 वाला दौड़ा होगा यानी अगिल का दौड़ा होगा तो उसमें 20 लगा होगा। देखिए इसमें पूछ देगा कि 800 मीटर की दौड़ में अनूप को ऐसा ही मान लीजिए दे देगा, कह देगा कि जब 400 वाला मीटर दौड़ रहा था तो उसको कितना सेकेंड लगा था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कन्फ्यूज नहीं हो गया। 400 हो गया, 500 दौड़ेगा तो उसमें भी आपका क्या होगा, 500 दौड़ेगा तो उसमें आपका 22 हो जाएगा, और 600 दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा उसमें आपका 24 हो जाएगा, 700 दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, और 800 जो दौड़ेगा वो आपका 28 हो जाएगा। यानी 100 200 300 400 500 600 700 800 हो गया। अब देखिए इतना सेकंड लगा तो पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया समाप्त चलती है तो अनूप को दौड़ का पूरा समय निकालना है। पूरा समय निकाल तो जोड़ दीजिए, तो 14 16 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30 8 48 हो जाएगा, मतलब 30 18 क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 48 20 आपका क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, और 68 अब 22 क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है ना जोड़, और 90 और फिर इधर जोड़िएगा, और इधर 90 और 24 26 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 24 26 आपका हो जाता है 50, तो 50 90 100 क्या हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा, 90 और 50 140 हो जाएगा, 140 और आपका 28 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, समझे। तो 168 सेकेंड है, तो ऑप्शन देखिए कैसा है, वही से इस अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया है क्वेश्चन वैसे वैसे हम लिख दिए हैं, समझे। यानी पहला मतलब 100 में 14 सेकेंड लगता है, दूसरा 100 में 16 लगता है, तीसरा में 18 सेकेंड लगा, दो बढ़ते जा रहा है, हर बार बढ़ते जा रहा है। फिर चौथा दौड़ेगा तो 2 बढ़ जाएगा, 5वां में फिर 2 बढ़ जाएगा, यानी आपका क्या होगा बढ़ते जाएगा, टोटल दौर हो जाएगा तब तक, समझे। तो टोटल सेकेंड समय पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो टोटल जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 168 आएगा। अब 168 को मिनट टाइप में बदल दिया है, तो 168 को मिनट में बदलिएगा ना, तो 120 को 2 मिनट में बदल दीजिए, तो 2 मिनट हो गया। अब बच गया आपका कितना 8 48 यानी 48 सेकेंड, यानी कहने का मतलब 2 मिनट 48 सेकेंड इसका हो जाएगा। यानी 120 हो जाएगा कितना आपका 2 मिनट 120 सेकेंड क्या हो जाता है 2 मिनट, क्योंकि एक
60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, 120 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 मिनट हो जाएगा, और 48 सेकेंड आपका शेष बच जाएगा, यानी 120 48 168 हो जाएगा, समझे। तो 2 मिनट 48 सेकेंड यानी आपका क्या हो जाएगा 42 का 2 नंबर हो जाएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए, समझे। तो पहला संख्या आपका है, देखिए पहला संख्या है, देखिए 9 1 9, तो दूसरा देखिए रिलेशन क्या है, तो 9 में 1 घट जा रहा है तो 8 हो जा रहा है, फिर उसके बाद देखिए 1 में 1 बढ़ जा रहा है 2 हो जा रहा है, और 0 में 1 बढ़ जा रहा है 1 हो जा रहा है। यहाँ देखिए 8 में से 1 घट गया 7 हो रहा है, 2 में से 1 बढ़ गया 3 हो गया 1 2, यानी कहने आप ये रिलेशन देख सकते हैं, 7 में से 1 घट गया तो 6 हो गया, 3 में से 1 बढ़ गया 4 हो गया 2 3, यानी कहने का मतलब जो पहला डिजिट है उसमें अंक घट रहा है, समझे, दूसरा तीसरा डिजिट में एक एक अंक बढ़ रहा है। तो देख लीजिए 6 में 1 डिजिट घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 में 1 डिजिट बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, 3 में 1 डिजिट बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, यानी आपका आंसर ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होगा, भूल भुलैया क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी आपका 43 का 1 नंबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको बना सकते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि एक बच्चा द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य, देखिए माध्य कैसे निकलता है पहले समझ जाइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, समझे। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए माध्य जब भी निकालते हैं ना तो जो संख्या दी है, जैसे मान लीजिए आपका 5 संख्या दे देगा, 5 संख्या, जैसे इसमें दे देगा कि 5 संख्याओं का माध्य निकालिए, 5 संख्या आपका दे दिया 70 80 90 100, मान लीजिए फिर मान लीजिए 110 दे दिया। तो देखिए 5 संख्याओं का माध्य बोलेगा तो कितना निकल, देखिए माध्य निकालने का होता है कि टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या का योग है, माध्य ऐसा ही निकलता है, समांतर माध्य बोले, समझे, तो ऐसा निकलता है टोटल संख्याओं के योग, तो हम जितना 70 80 सबको टोटल जोड़ देंगे और जय गो संख्या रहेगा उतना से भाग दे देंगे। जैसे सिंपल एगो बना के बताते हैं, कह देगा कि 1 2 3 1 2 3 4 5 का माध्य निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये पांचों संख्याओं का योग कर दीजिए, तो इसका योग कीजिएगा, तो हम योग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 3 3 3 3 6 4 10 15, जय गो संख्या उतना से भाग दे दीजिएगा 1 2 3 4 5, तो इसका माध्य 15/5 यानी 3, इसका माध्य क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, समझे। तो ये सिंपल था। इसमें एक और टाइप से दे देता है एगो क्वेश्चन, इसमें एगो नंबर मिसिंग कर देगा, समझे। नंबर मिसिंग करने का मतलब क्या हुआ, कह देगा एक पाँच मतलब मान लीजिए कि 1 3 4 5 तथा x का माध्य 3 दिया है, तो बताइए वो जो x है उसका मान क्या होगा, यानी यहाँ पर x दे देगा, समझे समझे, यानी क्वेश्चन ऐसे दे देता है। देखिए ये भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, इसीलिए कन्फ्यूज नहीं होगा, कह देगा 1 2 3 4 और मान लीजिए यहाँ x दे दिया का माध्य मान लीजिए 6 दे दिया, 6 है तो x का मान ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + x, अब बट्टा क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि जय गो संख्या होता है नीचा लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसको अति कर लीजिए, इसको 1 2 3 3 6 चाहे 10 10 x 10 + x बराबर क्या हो जाएगा 30 हो गया, इधर आएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए माध्य निकालने का सिंपल आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टोटल संख्याओं का योग कर देना है और टोटल संख्या से भाग दे दीजिएगा तो आपका माध्य निकल जाएगा, समझे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, लेकिन इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य, यानी माध्य दिया है 74, उसमें से 3 संख्या आपका क्या है इसमें देखिए 4 संख्या दे देता तो आराम से निकल जाता, करा के 3 संख्या 70 75 और 80 प्राप्त किए, तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषय में प्राप्त माध्य निकालिए। तो माध्य दे दिया तो ये 2 संख्या पूछ देता तो थोड़ा टफ हो जाता, लेकिन माध्य दे दिया तो इजी हो गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप जानते होंगे कि मान लीजिए पहला संख्या 70 है, दूसरा 75 है, तीसरा मान लीजिए 80 है और चौथा 5वां को हम x और y मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है। आपका एगो संख्या हो गया 1 2 3 4 5 लिख देते हैं और टोटल आपका 74 दे दिया है, समझे समझे, कितना दिया है 74 आपका दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि 70 और 80 75 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, और 145 और हम 80 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100। ईजी वे में आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं है। 80 तो 5 2 और 225 आ गया, समझे। और फिर 74 में आप 5 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 का 20,
समझे। 7×5 = 35, 35, 36, 37 यानी 370। 370 आपका हो गया, घटा दीजिए 225, तो आपका क्या हो जाएगा, घटाएंगे ना, इसको घटाएंगे ना, क्योंकि देखिए होता क्या है आपका ई जो 200 जिसे होगा ना कि आपका 225 प्लस x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 370, समझे। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर घटेगा, क्योंकि प्लस में इधर इधर बराबर की इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 370 में से 225 घटेगा तो आपका बच जाएगा कितना, आपका घटेगा जितना भी देख लीजिए 5 हो गया, 6 में से तो 4 हो जाएगा, समझे, और आपका 145 आ गया, समझे। 100 यानी x और y का वैल्यू कितना आ गया आपका, x और y का वैल्यू कितना आ गया आपका 45 आ गया, कितना आ गया 145 आ गया। देखिए आपको पता चल गया कि x और y का वैल्यू कितना है आपका 45 है, समझे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब माध्य पूछ रहा है, तो माध्य जानते हैं क्या होता है, आधा होता है, समझे। यानी इसका क्या होगा कि आधा हो जाएगा इसका, तो भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका माध्य, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य बताइए। यानी दोनों संख्या 145 है, तो 145 का योग कर दीजिए, अब भाग दे दीजिए 2 से। अब जानना है, देखिए तो 145 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 72.5 हो जाएगा, समझे। यानी आपको 2 संख्या पता चल गया कि जो 2 संख्या मिसिंग था वो कितना है आपका 145 है। तो 145 दोनों संख्या के योग है, और 2 गो संख्या है तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी आपका 75 बटा क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब 72.5, यानी 72 दूना 144, 145, यानी यही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, भारी नहीं था, आप बना सकते हैं, समझे। यानी आपका 44 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। यानी हर्षिता है, अमीना है और जोसेफ है, द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। देखिए हर्षित जो है वो 5:32 AM में चलती, सब AM में ही दिया है, वो 6:39 तक चलती है, समझे। अमीना जो है वो आपका 5:27 से लेकर 6:37 तक चलती है, और जो जोसेफ है आपका वो 6:06 से लेकर 7:31 तक चलता है, समझे। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, सिंपल है आपका। देखिए इसमें आप निकाल लीजिए समय तीनों का, कितना कितना कौन चला, तो 32 से ही चलेगा, तो 60 में आपका कितना हो जाएगा 28 मिनट ही हुआ, समझे। और फिर उसके बाद 49 चलेगा, समझे। फिर उसके बाद ये 27 से कितना चला है 37 चल रहा है, समझे। तो आप इसको निकाल सकते हैं क्या, 27 से आपका 33, इधर हो गया 37, जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही मतलब टोटल चलेगा, समझे। ये चलेगा 6 से, तो 6 क्या बोलते हैं 6 AM से, तो आपका हो जाएगा कितना 6:06 AM से, तो कितना ही चलेगा आपका 54 मिनट, अब फिर उसके बाद इधर 31, समझे। यानी आपका ये टोटल चलेगा, समझे। तो क्वेश्चन करा है कि हर्षिता और अमीना समान समावधि से चले, तो नहीं, समान समावधि नहीं चले। हर्षिता आपका कौन है, ये वाला हर्षिता है, ये अमीना है और ये जोसेफ है, समझे। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए समान अवधि से कहाँ चला, समझे। ये दोनों में आपका हर्षिता और अमीना के बारे में पूछ रहा है, तो टोटल जोड़िएगा तो टोटल नहीं आएगा, कहीं 9 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 होगा, आई 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, समझे। ये ऑप्शन तो कोनो ज़िंदगी में नहीं होगा। दूसरा है कि जोसेफ अमीना से 7 ज़्यादा चला, तो इसको आप निकाल के देखिएगा, तो आपका इसे कर लीजिएगा, निकाल लिए तो उसके बाद आप कीजिएगा ना, तो इसका जो आंसर आपका आएगा, इसका जो आंसर होगा आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें पहले मिनट निकाल लीजिए कौन कितना चला, समझे। उसके बाद और बाई ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से देख लीजिएगा कि आपका होगा, समझे। तो इसका जो आंसर होगा आपका
वो आपका 4 नंबर होगा कि जो आप अमीना है ना सबसे कम चली। अमीना कौन है आपका, तो आपका 2 नंबर है, यही क्या आखिरी कि सबसे कम चली। जोसेफ क्या चला, आपका सबसे ज़्यादा चलागा। और हर्षित क्या है, आप इसको निकाल सकते हैं। इसे भी आप देख सकते हैं कि देखिए 4 नंबर ऑप्शन है ना, 4 नंबर इसका है कि अमीना सबसे कम चली। इसका आंसर आपका 4 नंबर होगा, सही बोल रहा है। तो देख लीजिए, आपको निकाल देते हैं 4 नंबर पर, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। देखिए कि अमीना बोला सबसे कम चली, तो देखिए ई चलेगा कितना, तो ई 32 है, तो आपका क्या चलेगा, आपका 5:32 से चला 6:49 तक, समझे। तो 6 बजे तक ही चलेगा, कितना आपका 28 मिनट ही हुआ, इधर 49 हुआ, समझे। ई किसका हो गया, आपका हर्षित चला। अमीना चला 27 से चलेगा, तो आपका हो जाएगा 33 ई हो जाएगा, समझे। इधर आपका 37 हो जाएगा, समझे। ये क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट बच्चा करने दीजिए। समझे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 49 हो गया, इधर 37 जोड़िएगा तो कम ही आएगा, इधर तो ज़्यादा हो जाएगा 54 + 31। अब जोड़ लीजिए, ये तो सबसे ज़्यादा, ये तो होगा नहीं, ये दोनों में आप जोड़िएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कम होगा, समझे। तो इसीलिए कहा अमीना क्या होगा, सबसे कम चली, समझे। ये क्या है कम से मतलब, चलिए जोड़िए ना, 33 से 37 66, और 66 और 4 कितना हुआ आपका 70 हुआ। ये 17 मिनट चली। ये चलेगा कितना 49 28 कितना हो जाएगा आपका 60, और ये आपका कितना हो जाएगा 70, और और आपका 77 चला। ये तो बहुत ज़्यादा चलेगा आपका 54 31 की बहुत, यानी सबसे कम कौन चली, आपका अमीना चली, समझे। यानी 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब आ गया आपका पैडागोजी क्वेश्चन, ये तो जल्दी जल्दी होगा। क्वेश्चन है कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वेन हिले के ज्यामितीय तर्क चिंतन करें। देखिए आप ज्यामितीय वेन हिले का पढ़े होंगे, दृश्यीकरण या उसी को मानसिक निरूपण या उसी को चाक्षुषीकरण बोलते हैं, जो लेवल 0 होता है। लेवल 1 होता है जिसे हम लोग कहते हैं विश्लेषण। लेवल 2 जो होता है उसे अनौपचारिक या संबंध परक बोलते हैं। लेवल 3 जो होता है उसे औपचारिक बोलते हैं। लेवल 4 जो होता है उसे हम लोग कहते हैं दृढ़ता या कठोरता, या उसी को हम लोग बोलते हैं अभिगृहित, समझे। तो देखिए पहला जो लेवल होता है, सॉरी लेवल 0 जो होता है जिसे मानसिक निरूपण या चाक्षुषीकरण या दृश्यीकरण बोलते हैं, उसमें बच्चा देखिए आपको भुजा के आधार पर या उसमें आपके दिखावट या बनावट के आधार पर पहचानता है। उसको गुण उसको नहीं पता होता है कि वर्ग का ये गुण होता है, आयत का ये गुण होता है, समझे। लेकिन वो बोला है कि आयत वर्ग में अंतर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वर्ग भी 4 भुजा से बना होता है, वर्ग भी आयत भी 4 भुजा से बना होता है, इसीलिए वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि दोनों तो बोला है कि 4 भुजा से बना है, तो दोनों एक ही श्रेणी में रख रहा है। तो वेन हिले के अनुसार किस में आ जाएगा, तो दृश्यीकरण में आ जाएगा, समझे। यहाँ बोलता है कि वर्ग और आयत को एक श्रेणी में नहीं रख रहा है। वर्ग का होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समझे। और आयत में क्या, सॉरी वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, और आयत में होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो भी हो जाता है विश्लेषण में। लेकिन जब कहता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, तो ये संबंध परक में हो जाता है, समझे। फिर उसको प्रूव करने लगता है कौन, तो चल जाता है आपका ये सब चीज़ चलाता है आपका, इसमें आगे चल जाता है। तो यहाँ कर रहा है कि एक बच्चा तर्क वर्ग और आयत में नहीं कर रहा है, अंतर नहीं कर रहा है, तो ये विश्लेषण में, सॉरी दृश्यीकरण में चल जाएगा, समझे। तो इसका आंसर आपका 46 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की, कौन सा क्रम बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त है, यानी योग पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है, समझे। योग पढ़ाने के लिए, तो योग मतलब सिखाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप बच्चा को एक देखिए मूर्त एग्जाम्पल देना है। देखिए जहाँ भी आपको ये सब चीज़ भिन्न मिले या कोई भी चीज़ बोले पढ़ाना है, तो बच्चा को आप डायरेक्ट बोर्ड पर नहीं लिख दीजिएगा कि ऐसे ऐसे जोड़ना है। उसको बच्चा को मुझे बोलिएगा कि बताओ 5 सेब तुम्हारे पास है और 4 सेब और तुमको दे दिया गया, तब बताओ कितना सेब होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ही सेब सब होता है, समझे। तो मान लो कहेगा कि 5 सेब तुम्हारे पास था और 4 सेब तुम्हारे पापा और आके दे दिए, तो बताओ कितना सेब हो गया। तो ऐसे बच्चा को पढ़ाना है, मूर्त चीज़ से यानी अनुभव से जोड़ते हुए पढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है प्रासंगिक स्थिति में द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, जो उसके दृष्टि में जो चीज़ है एग्जाम्पल, उसके द्वारा उसको एक अनुभव प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है स्थितियों के चिन्हों को प्रदर्शित करना, स्थितियों को मौखिक रूप से समझाना और चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मौखिक रूप से, सॉरी प्रासंगिक स्थिति से एक अनुभव प्रदान करते हैं, समझे। यानी मूर्त रूप दिया रहता तो वही बात हो जाता। तो पहला आपको क्रम में बोला है सजाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करेंगे, समझे। यानी आपका 1 नंबर पहला इसमें क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन हो जाएगा, समझे। यानी आपका ए और डी 4 नंबर तो ऑप्शन कट गया, आपका बच गया ए और सॉरी इसमें जो ऑप्शन आपका कट जाएगा, तो इसमें क्योंकि क्रम में बोल रहा है तो पहला क्रम में आपका क्या नंबर होगा, एक ही नंबर होगा। तो सी जो आपका 1 नंबर ऑप्शन है और 4 नंबर ऑप्शन में पहले सी दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन कट गया। 2 और 3 सही होगा, मतलब 2 में 3 में से कोई एक सही होगा। लेकिन चलिए अगला में करा तो अगला क्या करेंगे, जब उसको हम बता देंगे, अनुभव एक दे देंगे सेव या जो चीज़ एग्जाम्पल, उसको मौखिक रूप से हम क्या करते हैं, उसको हम समझाते हैं कि बताओ 4 है तो 5 हो गया तो कितना हो गया, ये सब चीज़ हम करते हैं, समझे। तो दूसरा में आपका क्या हो जाएगा कि मौखिक रूप से क्रम, मतलब मौखिक रूप से उसको क्या करना, समझाना, स्थिति को मौखिक रूप से समझाना। यानी ए के बाद आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद समझाएंगे तो चित्रों के माध्यम से, यानी चित्र के माध्यम से 4 को देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा है क्लास में 4 सेब दे देता है, फिर उसको क्या करते हैं कि बताते हैं कि हाँ 4 सेब है, फिर 4 सेब और नीचा हो गया तो बताओ कितना हो गया। तो ये क्या हो गया कि चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करना। फिर लास्ट में क्या करते हैं, कुछ चिन्हों के रूप में बदल देते हैं, यानी जोड़ने को प्लस के रूप में, और जो 4 है उसको 4, जो 5 सेब है तो उसको 5 लिख देते हैं, समझ गए। तो आपका 1 नंबर हो जाएगा प्रासंगिक स्थिति, क्रम में बोलेगा तो 1 नंबर आपका प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। दूसरा में बोलेंगे स्थिति को मौखिक रूप से समझाना। तीसरा में हो जाएगा चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करना। और चिन्ह लास्ट में होता है, जोड़ उड़ का साइन सबसे लास्ट में बच्चा को सिखाते हैं, यही तुम्हारा जोड़ का साइन है, समझ गए। और ये 5 सेब को 4 लिखेगा, ये सब चीज़ करेगा लास्ट में। यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर, फिर उसके बाद सी नंबर, तब डी नंबर, तब बी नंबर, यानी आपका 47 का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रदर्शित करता है। देखिए चारों ऑप्शन पर ये पैडागोजी आपका ऑप्शन से बनता है। पहला है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, देखिए विद्यार्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अलग बात है, वो तो अपना योग्यता या आपने जितना बच्चा पढ़ेगा उस पर होगा। तो अनुत्तीर्ण न हो ये चीज़ तो देखिए बच्चा का त्रुटि होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, इसीलिए क्या है ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न करियर के विकल्प मुहैया करा। देखिए करियर जहाँ भी लाभ उभ के बात बोल देना वो निगेटिव सेंस में ऑप्शन चलता है। बच्चा को क्या करना है कि बच्चा का सर्वांगीण विकास करना है एनसीएफ के अनुसार। ऐसे ही बच्चा 1 to 5 के लिए पढ़ रहा है तो जीविकोपार्जन या करियर की बात है ही नहीं, तो 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है कि सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं, एकदम सही बात है कि सभी बच्चा गणित सीख सकता है और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, एकदम सही बात है, ये ऑप्शन सबसे बेटर है, तो सही हो सकता है। चौथा है ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता उत्कृष्ट गणितीय, ये नहीं है कि आप ओलंपियाड में ही विकसित शिक्षित जीत ले, ये गणितीय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो आपका 3 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है कि सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, यानी आपका 48 का 3 नंबर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका, यानी जर्नल मतलब होता है कि एक तरह का नहीं पत्रिका टाइप का निकलता है, बनाने के लिए कहा है कि अपना एक डायरी बनाइए और उसमें उसमें उन्हें उसके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित स्थितियों को लिखने के लिए कहा। तो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जो आप गणितीय जो चीज़ उपयोग कर मतलब करते हैं उसको एक डायरी में आप लोग लिखिए। पहला ऑप्शन है आने वाले निरीक्षण के लिए क्लास तैयार करना। दूसरा है परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना। तीसरा है छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके। चौथा है छात्रों के अपने दैनिक जीवन की समझ को जांचना। देखिए सबसे बेटर इसमें ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिएगा तो बच्चा जो लिखेगा ना तो दैनिक जीवन से प्रयुक्त की गई, तो वो दैनिक जीवन में कि चारों उसका मान लीजिए कंकर होगा फिर 4 को जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, यानी ये सब चीज़ क्या रहेगा तो पता चलेगा कि जो कक्षा में जो एक्टिविटी हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, वो अपने बाहर जीवन में यानी बाहरी जो दैनिक जीवन उसमें कैसे जोड़ता है। यानी 3 नंबर आपका सबसे बेटर इसमें ऑप्शन है कि छात्रों की सहायता करना है कि वे कक्षा या गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके, समझे। यानी 49 का 3 नंबर आंसर सबसे बेटर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त करा है। गणित केवल अंकगणित नहीं है, समझे। तो पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृति को पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है बीज गणित में अंकगणित अंतर्निहित, तो देखिए इसे भी बीज गणित में तो अंकगणित रहता ही है, मान लीजिए आप अलजेब्रा बनाइएगा तो उसमें अर्थमेटिक तो आता ही आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तीसरा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामितियों को एक अलग देखिए अलग खंड में अलग नहीं बच्चा को कोरिलेट करके पढ़ाना है, तो होगा नहीं। चौथा है कि गणितीय पटचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़े का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो होगा आपका जो 50 नंबर है आपका
इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है क्या कि करा है गणित केवल अंकगणित नहीं होना चाहिए, उसमें सभी को स्थान देना चाहिए। और केवल ऑप्शन तो लग जाता है तो मैक्सिमम ऑप्शन की ज्यामितीय आकृति को पैटर्न को सिर्फ प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना चाहिए। तो केवल वाला ऑप्शन कट गया। तो आपका वही है कि गणितीय पटचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार को भी देना चाहिए, दिक् स्थान संबंधी समझ को भी देना चाहिए, मापन आंकड़े का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान देना चाहिए। समझे। तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। समझे। 50 का 4 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किस अवधारणा का नहीं पढ़ा। डिन्स ब्लॉक आप लोग को बताए थे। देखिए डिन्स ब्लॉक द्वारा आप संख्या और स्थानीय मान को पढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसा डिन्स ब्लॉक होता है। समझे। डिन्स ब्लॉक कैसा होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा आप, तो 1 फिर हो जाएगा, यानी फिर उसके बाद 10 होगा, तो ऐसे उसमें खंडा बना रहता है, फिर 1000 के लिए खंडा, 100 के लिए बनेगा, फिर 1000 के लिए, तो उसे डिन्स ब्लॉक पढ़ते हैं। तो यानी स्थानीय मान उसमें पढ़ा सकते हैं, उसमें नंबर सिस्टम पढ़ा सकते हैं, संख्या और स्थानीय मान को पढ़ा सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं। जब 10 रहेगा तब 1 2 3 नहीं सिखा दीजिएगा। जब दूसरा दहाई वाला में रहता है तो नहीं पढ़ा दीजिएगा 1 2 3। तो ये भी तो आप संख्या और स्थानीय मान, हाँ प्रोबेबिलिटी के नहीं पढ़ाते। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम एक संभावना करते हैं, उसमें संभावित तो नहीं हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी को आप पढ़ा, योग को भी पढ़ा सकते हैं, 2 3 जोड़ के बता सकते हैं, घटाव भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी को नहीं पढ़ा सकते। यानी 51 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी आप नहीं पढ़ा सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि छात्र की संख्या की समझ नहीं आता तो क्यों लिखता है वो 100 लिख रहा है। तो ये तो नहीं बात है। छात्रों गणन सूची और क्रम सूची संख्याओं का बोध नहीं है। गणन सूची तो गणना करनू ले रहा है। समझे। तीसरा ऑप्शन है कि यह एक संक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। संक्रियात्मक त्रुटि डाटा इधर से उधर होता है। चौथा है कि छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं, एकदम सही बात है। बच्चा को स्थानीय मान नहीं आ रहा है कि 1000 में क्या होता है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े में 1000 है, यहाँ बोल रहा है 1000, तो इसका मतलब क्या है कि गलत है। समझे। यहाँ पर क्या होता है 60 65 लिखा था, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी 6000 आपका 65 है ना, लिखना है 6065, तो आपका ये आंसर हो जाता है। ऐसे लिखता तो यानी स्थानीय मान का उसका नहीं है, यानी 52 का 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि योग की समस्या 234 प्लस 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वहाँ 40 होता तो वह उत्तर 442 452 464, अरे सॉरी, यदि वह 40 होता तो वह उत्तर 242 244 254 264 274 होगा, परंतु यह 42 है इसीलिए यह 274 प्लस 2 बराबर 276 होगा, इसीलिए 234 प्लस 42 हुआ 274। देखिए कहने का मतलब क्या हो, जैसे एग्जाम्पल का तो बस समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए और 40 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम 20 40 60 ऐसे जीरो वाला जोड़ना आसान हो जाता है। 40 60 क्या हो गया 40 और यहाँ पर 20 60 हो गया, और बाद में 4 दो देते हैं यानी 64 कर देते हैं। समझे। 64 ऐसे आप जोड़िएगा तो थोड़ा टफ लगेगा। अब ऐसे ही बच्चा है कह रहा है कि वेग की योग की जो समस्या है तो उसमें 234 प्लस 42 दिया गया है, तो बोल रहा है कि क्या रहता है कि 234 प्लस 40 रहता था, आसानी से जोड़ देता, 230 कर देता, 40 नहीं 274 कर देता आसानी से। समझे। तो यह बच्चा क्या चीज़ बताना चाह रहा है। समझे। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक मतलब आता है कि आप जैसे तैसे बना दिए, औपचारिक मतलब होता है कि एक नियम से बनाए। समझे। तो पहला ऑप्शन है गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्तियों को प्रोत्साहित, देखिए मौखिक परिकलनीय युक्ति है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। समझे। दूसरा ऑप्शन है इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्या को ठीक करते हुए शिक्षक कार्य बढ़ जाता। कार्य देखिए बढ़ना, ये सब भार उर वाला निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव मानेगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थी का अवधारणात्मक, देखिए अवधारणात्मक ज्ञान का सूचक है, नहीं बोला इसलिए गलत हो गया। चौथा है कि गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग शिक्षक को बच्चे के अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता कर देता है। सही बात है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। समझे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन दूर करने के लिए इनमें कौन सा युक्ति उपयुक्त है। श्यामपट्ट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन अब बताइए, नहीं समझ आता श्यामपट्ट पर समझेगा। चारों ऑप्शन में देख लेते हैं। छात्रों को कार्य शीट यानी कार्य प्रक्रिया दी जाए, उन्हें अभ्यास करने के लिए कहा जाए। तीसरा है मूर्त पदार्थ। मूर्त पदार्थ मतलब हो गया कि उसको सिखाना है भाग, तो मान लीजिए 20 को ले लीजिएगा, सिक्का ले लीजिएगा,
समझे। बोलिएगा कि ग्रुप 3-3 को बनाइए, 3-3 का ग्रुप बनाएगा, समझे। 3-3 का ग्रुप बनाएगा तो कै ग्रुप बनेगा, 6 गो बनेगा, 6 गो बनेगा ना। तो भाग और शेषफल सब समझा देगा। देखो कहेगा कि जितना आप ग्रुप बनाए हैं ना, समझे, जितना आप ग्रुप बनाए हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपका भागफल हो जाएगा, समझे। जितना आप संख्या लिए हैं वो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका भाज्य हो जाएगा, समझे, भाजक हो जाएगा, सॉरी भाज्य हो जाएगा। यानी जो में लगता है, यानी सिंपल समझिए, आप फिर से बताते हैं। देखिए यानी 20 मान लीजिए, 20 मान लीजिए आपका सिक्का लिया गया है, उसको पढ़ाना, ये मूर्त चीज़ हो गया, पढ़ाना है बच्चा को भाजक। तो आप जानते हैं भाजक क्या होता है, जिससे हम कोई संख्या भाज्य में भाग देते हैं, समझ गए, भाजक में भाग देते हैं। तो मान लीजिए हम जो 3-3 को जो समूह बनाएंगे ना, वो आपका क्या हो जाएगा, जय गो समूह बनेगा, इसमें 6 गो बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो 3-3 का जो समूह बना है ये भाजक हो जाएगा आपका, समझे। यानी वो बच्चा समझेगा, आप समझ जाएगा। फिर उसको जय गो ग्रुप बना, समझे, वो आपका भागफल हो जाएगा, समझ गया। जो शेष बच गया, 2 ग्रुप 2 बचेगा ना शेष, ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका शेषफल हो गया। और टोटल जो संख्या था आपका रुपया था, वो क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा। समझ बच्चा समझ जाएगा। यानी मूर्त वस्तु उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी 3 नंबर ऑप्शन के मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि इनमें भिन्न प्रकार के समूह बनाइए और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण कीजिए। एकदम सही बात है। तो यानी समूह को जो बनाए हैं उसका बनाइए, तो वही चीज़ है सिंपल। यानी उसको क्या हो जाएगा, शेषफल और भागफल को समझ लेगा, समझिए। यानी 54 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में क्या योगात्मक मूल्यांकन विशेषता। देखिए योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि जो सत्र के लास्ट में होता है, समझे, इसको समेटिव बोलते हैं। तो यह सत्र के अंत में होना एकदम सही बात है। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षा उन्नति और स्थापन मतलब प्रमोशन के लिए किया, एकदम सही बात है। आपका लास्ट में होता है जिससे आपको ग्रेडिंग दिया जाता है, एक तरह का मूल्यांकन का रूप ले लेता है, समझे, जिसमें आपका ग्रेडिंग किया जाता है, आपका कक्षा उन्नति, स्थान और चेंज ट्रांसफर, ये सब किया जाता है। तीसरा यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरी के निदान करने में क्या होता है कि केंद्रित है। देखिए यह केंद्रित नहीं होता है, समझे, ये आपका होता है फॉर्मेटिव होता है, जो बच्चों का प्रॉब्लम समझता है, समझे, और उसको बताता है कि ऐसे ऐसे आप क्या कीजिए, कमजोरियों को, तो ये आपका नहीं होगा, समझे। तो आपका क्या है, यह उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया। यह उत्पादन यानी डायरेक्ट रिजल्ट देता है, प्रोडक्ट है, समझे, यह रिजल्ट देता है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन आपका फॉर्मेटिव होता है। समेटिव आपका उत्पादन अनुकूलन होता है, समझे, और प्रक्रिया अनुकूलन कौन होता है, आपका फॉर्मेटिव। और उत्पादन होता है समेटिव। यानी योगात्मक पूछेगा तो उत्पादन अनुकूलन होता है, समझे, और फॉर्मेटिव जो होता है आपका निर्माणात्मक होता है, वो क्या होता है, प्रक्रिया, समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का 3 नंबर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों से स्मरण करना, तो नेगेटिव वर्ड होता है, समझे। दूसरा है कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना, सही हो सकता है। निर्देश देना आप जानते हैं, और पाठ्य पुस्तक निगेटिव वर्ड है, और छात्रों से कहे कि वो शाम पर हल करे, तो ये भी उतना नहीं। लेकिन 2 नंबर जो ऑप्शन है अर्थपूर्ण आपका पॉजिटिव सेंस में आता है। 56 का 2 नंबर आंसर सबसे बेटर है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द सही मिलान को प्रदर्शित करता है। देखिए आप जानते होंगे कि ये चीज़ तुलना 2 चीज़ में करते हैं, तो इसमें तो नहीं दिया है, इसको इंग्लिश देखना होगा, हिंदी में गड़बड़ कर दिया। सुनिए इसमें देखिए आप जानते होंगे, देखिए मिसकंसेप्शन यानी भ्रांति को बोलते हैं। प्रदर्शन मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद अनुमान मतलब होता है एक तरह का, इसको बोलते हैं स्टिमिनेस, मतलब उसको स्टिमिनेशन कहते हैं। और कंपैरिजन मतलब दो के बीच तुलना। देखिए वो चीज़ बताते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मिलिएगा, देखिए सिंपल समझिएगा। देखिए कंपैरिजन यानी तुलना करना, ये आपका क्या है, 2 चीज़ में तुलना किया है। गलत सही वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या ये तुलना को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रदर्शित करना, ये तरह क्या है, एक तरह का प्रदर्शित किया हुआ है, समझे। अब ये जो ऑप्शन ई देख रहे हैं आपका, देखिए मिसकम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ क्या किया है, 2 और 3 जोड़ के 5 कर दिया, 4 3 करके 7 कर दिया है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मिसकम्युनिकेशन, इसको भ्रांति बोलेंगे। इसको ऐसे नहीं जोड़ा जाता, इसको कहते 12 करके फिर इसको करते हैं भाग दे के, फिर क्या करें, ऐसे करते हैं, तो यह होता है सही। और एक बच गया आपका अनुमान, तो ये एक तरह का हम क्या किए, अनुमान लगाए हैं, मिला दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। यानी यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए, तो मिसकम्युनिकेशन आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा। यानी ए का 3 देख लीजिए आपका
1 और 3 में है। और रिप्रेजेंटेशन यानी एक ये नंबर हो जाएगा, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर ऑप्शन इसका सबसे बेटर है, समझे, यानी 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। और मिला लीजिए, समझे, यानी मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कौन, भ्रांति हो जाता है, समझे, इसको भ्रांति बोलते हैं, समझे। ये भ्रांति एक तरह का रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शन होता है, ये प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं अनुमान, तो ये अनुमान लग गया, कंपेरिजन यानी ये हो गया, इसमें भी मिला देते हैं, समझे, हिंदी में भी मिला देते हैं। भ्रांति आपका हो गया कौन, आपका ए वाला हो जाएगा, समझे। उसके बाद आपका प्रदर्शन ए नंबर हो जाएगा, अनुमान तुलना ई वाला था, बी नंबर ऑप्शन था, और अनुमान जो था आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे, ऐसे आप कर लीजिएगा, समझे। 57 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से आरंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य है और प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितने रोटियों की आवश्यकता है, यानी गुणना सिखाना है और बच्चा को शाब्दिक, यानी 4 आपके घर में है, 3 रोटी खाया, तो बताइए, तो ये बच्चा समझेगा, बच्चा को नहीं लग रहा है कि हम नया कोई चीज़ पढ़े हैं, लगेगा उसको कि हम पहले से पढ़े हैं। इस प्रकार के शाब्दिक समस्या देने का क्या उद्देश्य, पहला है बच्चों में संचारण कौशल को वृद्धि करना है, दूसरा है वास्तविक जीवन, जहाँ भी आपको वास्तविक जीवन मूर्त दे दे वही सबसे बेटर ऑप्शन होता है, समझे। तो केवल तो होगा नहीं, कौशल वृद्धि करना नहीं, ये तो होगा नहीं, आपका क्या आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी 58 का 2 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन गणित की प्रकृति के बारे में सही है, तो पहला ऑप्शन है गणित की अपनी भाषा, एकदम सही बात है, जैसे पाई वो सब गणित का भाषा है, किसी भी गणित संबंध एक से नहीं हल कर सकते हैं, बहुत तरह से विधि है हल करने का। गणित अवधारणा अमूर्त होता है, याद रखिएगा, जिसे हम 5 बोल रहे हैं तो पता नहीं चला 5 का मतलब क्या है, समझे। तो ये चीज़ है, तो 5 बॉल हो 5 क्या होगा, तो इसलिए अमूर्त होता है, यानी आपका इसमें 1 और 3 सही है, ए और सी सही है, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 59 का 2 नंबर हो जाएगा। 60 लास्ट क्वेश्चन है कि दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामितीय पढ़ाने के लिए निस्तार्थ, एकदम सही बात है। जब दृश्यीकरण और प्रदर्शन जानेगा तो बच्चा में क्या होगा कि बीजगणित और ज्यामितीय में ये चीज़ आएगा चीज़, तो ये चीज़ सही बात है। प्राथमिक केवल लग गया, गलत हो गया। अधिगम के मूल्यांकन एकमात्र तरीका तो निगेटिव होता है, काम आसान करे भी नहीं होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सबसे बेटर है कि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामितियों को पढ़ाने के लिए भी निहितार्थ है, यानी 60 का 1 नंबर हो जाएगा, समझे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको और सब समझ आएगा, समझे। थैंक यू।